नमस्कार। आज के ई व्याख्यान में हम ईस्ट इंडिया कंपनी तथा कोटा राज्य के मध्य संपन्न की गई 1818 की संधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। 1757 से प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित होने का इतिहास प्रारंभ होता है। 1757 से 1813 के अवधि में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के देशी राज्यों के प्रति सुरक्षित घेरे की नीति का पालन किया, यानी उसे देशी राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना था। 1798 में भारत में आए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने मराठों के प्रति एक अग्रगामी नीति का अनुसरण किया, क्योंकि भारत में इस नव स्थापित हुई राजनीतिक सत्ता के प्रमुख शत्रु के रूप में मैसूर का उन्मूलन हो जाने के पश्चात मराठे ही प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। फलस्वरूप 1802-03 की अवधि में दूसरा मराठा युद्ध हुआ और राजस्थान के राजपूत राज्य, क्योंकि मराठा संरक्षण में थे, इसलिए कुछ राजपूत राज्यों जयपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर को मराठा संरक्षण से लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में लिया गया, यानी सहायक संधि की प्रथा, जिसकी शुरुआत भारत में लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, के समय में राजपूताना के 4 राज्यों के साथ सहायक संधियां संपन्न की गई। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली की नीति को अति अग्रगामी नीति मानकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा पलट दिया गया और उसी के साथ राजपूताना के राज्यों के साथ की गई सहायक संधियां भी अप्रभावी साबित हो गई। उन्हें अप्रभावी घोषित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की यह हस्तक्षेप की नीति 1813 में बदली, जबकि लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बने। उन्हें पिंडारी समस्या का समाधान करने के लिए सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से अथवा यहाँ पर कार्य करने वाले गवर्नर जनरल द्वारा अपने विवेकाधीन देशी रियासतों को इस संदर्भ में संधियों के अंतर्गत लाने की अनुमति दी गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत को कंपनी की सर्व प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक शक्ति बनाना चाहता था, जिसमें पिंडारियों द्वारा मचाए जाने वाला उत्पात इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि एक शक्ति के रूप में मराठा शक्ति का दमन किया जाना महत्वपूर्ण था। इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन भी किया गया और मराठा शक्ति का भी इतना दमन कर दिया गया कि वो शक्ति के रूप में नहीं बचे। इस प्रकार पिंडारियों और मराठों के संदर्भ में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा राजपूताना के राज्यों के साथ संधियां की गई, क्योंकि इन दोनों शत्रुओं का दमन करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना के राज्यों की सहायता आमंत्रित की थी। इस तीसरे युद्ध के दौरान, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, जो 1817-18 में चला, तथा पिंडारियों के दमन के दौरान, जो 1817-18 में चला, हाड़ौती के कोटा राज्य ने उसके फौजदार झाला जालिम सिंह के अंतर्गत पर्याप्त सहायता दी और झाला जालिम सिंह के उत्सुकता के बदौलत सर्वप्रथम राजपूताना के राज्यों में संधियां कोटा के साथ की गई। कोटा का राज्य
जो कि राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में आता है। हाड़ौती का नामकरण यहाँ के हाड़ा वंशी राजपूत शासकों के अनुसरण पर किया जाता है। इनमें सर्वाधिक प्राचीन बूंदी का राज्य था। बूंदी के राज्य से अलग होकर 1635 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के समय में कोटा राज्य अस्तित्व में आया और माधो सिंह यहाँ के प्रथम शासक बने। अलग से राज्य बन जाने के उपरांत से ही बूंदी और कोटा के राज्यों के मध्य शत्रुता भी चलती रही। इस शत्रुता के अलावा जो दूसरे कारण थे जिनसे प्रेरित होकर कोटा का राज्य ब्रिटिश सहायता प्राप्त करने के लिए आतुर था, वो भी इनकी पृष्ठभूमि में निहित थे। अपनी स्थापना के समय से ही कोटा के शासक मुगल बादशाहों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों में रहे थे। मुगल मनसबदार के रूप में सेवा करते हुए ये अपनी राजधानी से दूर रहते थे और इनके राज्य के प्रशासन के संचालन का उत्तरदायित्व राजकुमार अथवा उच्चाधिकारियों पर रहता था। राजा की अनुपस्थिति में प्रशासन में विकृतियां आने की, उसके कमजोर होने की संभावनाएं बनी रहती थी। राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित होने और मालवा से संबद्ध होने के कारण मराठा आक्रमणों का सामना करना पड़ा कोटा को सर्वप्रथम। झाला जालिम सिंह जो कि 1761 से 1721 ईस्वी तक कोटा राज्य का एक शक्तिशाली फौजदार और दीवान बना रहा, ने अपने कूटनीतिपूर्ण तरीकों से न केवल मराठाओं को कोटा में हावी नहीं होने दिया, वरन उनको धन देकर उनकी पैसे की मांग को भी संतुलित किए रखा। लेकिन मराठाओं का हस्तक्षेप, सिंधिया और होलकर, उसके पश्चात जाटों के आक्रमण का भी सामना कोटा के राज्य को यदा कदा करना होता था। जब दूसरा मराठा युद्ध चला, उस समय तृतीय मराठा युद्ध के समय में झाला जालिम सिंह के द्वारा अंग्रेजों की मदद की गई और इस मदद ने ईस्ट इंडिया कंपनी तथा कोटा के राज्य को नजदीक ला दिया और इस प्रकार कोटा के साथ जो सर्वप्रथम संधि होने का श्रेय है वो झाला जालिम सिंह को जाता है। कोटा के साथ 26 दिसंबर 1817 को ही संधि संपन्न हो गई थी। कोटा के महाराव इस समय उमेद सिंह थे और कोटा के फौजदार तथा दीवान झाला जालिम सिंह थे। दिल्ली के रेजिडेंट मेटकाफ के राजपूत शासकों को अपने वकील भेजने का निमंत्रण प्राप्त होने पर झाला जालिम सिंह ने सर्वप्रथम अपना वकील संधि के बारे में विचार करने के लिए भेज दिया और फलस्वरूप सर्वप्रथम संधि संपन्न हो गई। इस संधि में 11 धाराएं थी, जिसमें 10 धाराएं संधि के स्वरूप के संबंध में थी और आखिरी धारा में उन लोगों के नाम थे जिन्होंने दोनों पक्षों की तरफ से संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हम संधि के प्रावधानों को देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और कोटा राज्य के मध्य मित्रता और सद्भावना सदैव के लिए स्थापित की जाती है। दूसरा बिंदु, एक के मित्र दूसरे के मित्र, एक के शत्रु दूसरे के शत्रु समझे जाएंगे। तीसरा बिंदु, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार कोटा को अपने संरक्षण में लेने और इसे सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व लेती है। अगला बिंदु, कोटा के महाराव और उनके वंशज ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार करेंगे और
अधीन रूप में सहयोग करेंगे। अगला प्रावधान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्व अनुमति के बिना कोटा के महाराव दूसरे राज्यों के साथ कोई संधि अथवा समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अपने मित्रों और संबंधियों के साथ वे अपने मित्रतापूर्ण और पारिवारिक संबंधों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। कोटा के महाराव किसी दूसरे राज्य के प्रति कोई आक्रामक कार्यवाही नहीं करेंगे। अगर किसी राज्य के साथ उनका कोई विवाद होता है तो वो उसे मध्यस्थता के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द करेंगे। कोटा के द्वारा अब तक मराठा सरदारों को दिया जाने वाला खिराज अब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार को दिया जाएगा। अगला प्रावधान, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई शक्ति कोटा के राज्य से राजस्व का दावा नहीं कर सकेगी। अगर कोई शक्ति ऐसा करती है तो उसका जवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार देगी। कोटा के शासक यथासंभव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार को सैनिक सहायता देंगे। कोटा के महाराव और उनके वंशज अपने राज्य के संपूर्ण शासक बने रहेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी और फौजदारी कानूनों को कोटा राज्य में लागू नहीं किया जाएगा, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोटा राज्य के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये संधि की धाराएं थी। खिराज के संबंध में यह देखा गया कि कोटा के राज्य के द्वारा 4 मराठा सरदारों पेशवा, होलकर, सिंधिया और पंवार को राजस्व का भुगतान किया जाता था। उसी अनुपात में कोटा के राज्य के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए जाने वाला खिराज की मात्रा भी अधिक रखी गई। इस प्रकार की सामान्य शर्तों के साथ और राजस्व की अदायगी की मात्रा का निर्धारण करके कोटा राज्य के साथ भी संधि संपन्न हो गई। कोटा राज्य के शासक उमेद सिंह और फौजदार झाला जालिम सिंह के समय में यह संधि हुई। आगे आने वाले समय में झाला जालिम सिंह की अंग्रेजों के साथ मित्रता के कारण झाला जालिम सिंह न केवल उनका पक्ष अपने पक्ष में परिवर्तित करने में सफल हुए, वरन कोटा राज्य में उनके प्रभाव के कारण झाला जालिम सिंह और उमेद सिंह तथा उनके आने वाले वंशजों झाला जालिम सिंह के पश्चात क्रमशः माधो सिंह और मदन सिंह कोटा राज्य के दीवान बने थे। उमेद सिंह के बाद किशोर सिंह और उसके पश्चात राम सिंह कोटा के शासक बने थे। झाला जालिम सिंह और कोटा के शासक उमेद सिंह के मध्य पनपने वाले गतिरोधों को देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने फरवरी 1818 ईस्वी में एक सहायक संधि संपन्न की, जिसमें 2 धाराएं थी। इन दोनों धाराओं के माध्यम से कोटा राज्य में शासक के रूप में महाराव की भूमिका तथा दीवान और फौजदार के रूप में झाला जालिम सिंह की भूमिका को स्पष्ट किया गया। न केवल वर्तमान शासक और फौजदार की भूमिका को तय किया गया, वरन उसे वंशानुगत भी किया गया। संधि की प्रथम धारा के अनुसार कोटा के महाराव उमेद सिंह तथा उनके वंशजों को कोटा का शासकत्व उत्तराधिकार में मिलता रहेगा। उमेद सिंह के पश्चात किशोर सिंह और उसके पश्चात आने वाले उत्तराधिकारियों को मिलेगा। साथ ही दूसरी धारा के माध्यम से यह तय किया गया कि झाला जालिम सिंह आजीवन कोटा राज्य के फौजदार बने रहेंगे। झाला जालिम सिंह के संरक्षण में कोटा राज्य का
संपूर्ण प्रशासन रहेगा। झाला जालिम सिंह के पश्चात उनके उत्तराधिकारी कोटा राज्य के दीवान और फौजदार बनेंगे तथा कोटा राज्य का संपूर्ण प्रशासन उनके अधीन रहेगा। यह 20 फरवरी 1818 को इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए और 7 मार्च 1818 ईस्वी को लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा इसे मान्यता प्रदान कर दी गई। इस प्रकार कोटा राज्य के साथ संधि संपन्न हुई। इसकी सर्व प्रमुख बात इसकी पूरक संधि में सन्निहित थी। कोटा के प्रशासन को वंशानुगत रूप से झाला जालिम सिंह और उसके उत्तराधिकारियों में अंतर्निहित करके कोटा के महाराव और उनके उत्तराधिकारियों के प्रति एक अनवरत द्वंद्व उत्पन्न कर दिया गया। यह अनवरत द्वंद्व झाला जालिम सिंह ने अंग्रेजों के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखते हुए अपने समय में अपने पक्ष में किए रखा, लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्रमशः माधो सिंह और मदन सिंह अयोग्य निकले। इस कारण से तथा कोटा के महाराव किशोर सिंह के द्वारा राज्य पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करने तथा झाला जालिम सिंह और उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा किशोर सिंह के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने के कारण द्वंद्व युद्ध की स्थिति में पहुंच गया। फलस्वरूप कालांतर में कोटा राज्य का विभाजन करके नया राज्य बनाया गया, जिसे झालावाड़ नाम दिया गया। इस झालावाड़ के नवनिर्मित राज्य में उन 4 परगनों को शामिल करने की योजना थी जो कोटा राज्य को 1818 के आंग्ल मराठा युद्ध में कोटा राज्य अथवा झाला जालिम सिंह द्वारा अंग्रेजों को की गई मदद के उपहार के रूप में दिया गया था। लेकिन कालांतर में कोटा के इन 4 परगनों के अलावा झाला जालिम सिंह के द्वारा जो क्षेत्र अपने द्वारा जीतकर कोटा राज्य में समाहित किए गए थे, उन्हें भी शामिल करते हुए कोटा के कुल क्षेत्र में से 3/8 भाग को काटकर झालावाड़ के रूप में एक नए राज्य की स्थापना 1838 ईस्वी में कर दी गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार एक राजपूताना के राज्य को तोड़ने और उसके 2 टुकड़े करने में सफल हुई। इस प्रकार से हाड़ौती में 3 राज्य स्थापित हो गए। मूल राज्य बूंदी था। बूंदी से मुगलों के समय में कोटा उत्पन्न हुआ था और कोटा का विभाजन करके ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षकत्व में झालावाड़ के नए राज्य की स्थापना कर दी गई थी। धन्यवाद।